आज एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं हम आपको मैथमेटिक्स में, और उसका नाम है समांतर श्रेणी। बेसिकली हर चीज इसमें आपको पढ़ा हुआ है, एक हल्का और इजी चैप्टर है, लेकिन कुछ ऐसी तथ्य की बातें हैं, बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हम आपको समझाएंगे भी। और आज चूंकि इसका पहला लेक्चर है, इसीलिए एग्जाम बूस्टर कोर्स की जो महत्ता है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े कम समय लेकर के एक शॉर्ट रिवीजन में कर देता हूं, और इसको 2 लेक्चर में हम समाप्त करेंगे। एक आज का लेक्चर जो अर्थमेटिक सीक्वेंस पर आधारित है, मतलब समांतर अनुक्रम पर आधारित है। अर्थमेटिक सीक्वेंस और सीरीज में थोड़ा अंतर होता है, इस बात को आपने नोटिस नहीं किया होगा, और वो मैं आज आपको करके देता हूँ। ये 2 हिस्से में एक्चुअली हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसका जो बेसिक और 3 सवाल हम आपके लिए रखे हैं, इस तीनों सवाल को भी डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि किस तरह से सीक्वेंस यानी अनुक्रम किसको कहते हैं, है ना। समांतर अनुक्रम, समांतर अनुक्रम जिसको हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस इसका नाम है। अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस इसको बोलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 शब्द याद रखिएगा। सीरीज अलग होगा, ऐसे बोलचाल में लोग समांतर श्रेणी लगातार चर्चा कर देते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। इसको एक्चुअली क्या होता है, ये संख्याओं की सजावट है कुछ खास नियमों के आधार पर, और अगर कोई खास नियम जो पूरी मतलब श्रृंखला के लिए लागू होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक सीक्वेंस में है, एक ये अनुक्रम में है, कुछ न कुछ नियम गणित का है जो ये फॉलो कर रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरह से मैं अगर अरेंज करता हूँ तो ये एक सीक्वेंस में है। अगर मैं बोलता हूँ 2 1, जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज कीजिए मैंने बोला 1 2 4 6, है ना, 8 10 15 -12 18, ये कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। कुछ हद तक किया, फिर ये मामला खराब हो जा रहा है। इसमें क्या है, 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 1 जोड़े 5। तो ये एक रूल है कि हर एक टर्म में 1 जोड़ने पर उसका अगला टर्म हमको मिलता है, तो ये सीक्वेंस में है। अगर मैं बोलता हूँ 1 2 4 8 16 32, तो इसमें भी एक सीक्वेंस है कि हर संख्या को जब मैं 2 से गुना करता हूं तो अगली वाली संख्या मिलती है। यह एक सीक्वेंस है, यह एक अनुक्रम है, एक मतलब ये मतलब सिस्टम है यहाँ पर गणित का। तो इसके आधार पर हम लोग जो है सो परिभाषित करते हैं कि जहां कोई गणितीय नियम ओवरऑल अरेंजमेंट पर, सजावट पर लागू हो, तो उसको हम लोग सीक्वेंस यानी श्रेणी बोलेंगे। श्रेणी तो ऐसे उस शब्द नहीं बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। और अगर फॉलो नहीं होता है तो उसको अनुक्रम हम नहीं बोल सकते। जैसे मैं अगर बोलता हूँ, सपोज कीजिए कि 45 है, 40 है, 35 है, 30 है, 25 है, इस तरह से अगर संख्या सजी हुई है, तो इसमें भी एक नियम है कि हर टर्म में से एक खास संख्या 5 को घटाते हैं तो लगातार ये हमको आगे मिलता जा रहा है। तो इस तरह से संख्याओं की सजावट को हम लोग एक समांतर अनुक्रम कहते हैं। और अगर इसी अनुक्रम में हम प्लस या -2 में से कोई एक चिन्ह लगा करके और इसको मैं व्यवस्थित कर दूं, तो उसी का नाम अर्थमेटिक सीरीज यानी समांतर श्रेणी कहलाता है। वो एक बिल्कुल बेसिक और एक स्लाइट डिफरेंस है, छोटा सा अंतर है। उस अंतर को सिर्फ महसूस करना है हमको। चूंकि मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो इसमें तो हर बातें नोटिस करने के लायक होती है, आपको तो मालूम है, और इसीलिए हमको इन चीजों पर थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है। अब है कि अगर मैं इस सीरीज का कोई
जैसे 1 2 3 4 5 टर्म है इसमें, तो इस अनुक्रम में भी एक गणितीय नियम का अनुपालन हुआ है। ऐसा लगातार अगर होता रहता है तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पर जैसे मान लेते मैं एग्जाम एक लेता हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने लिया 2 6 18 10 22 25 है ना 41 डॉट डॉट करके। अब यहाँ पर कोई भी गणित का नियम इसमें लागू हम लोग नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं अगर स्कूल में ही या आर्मी का परेड अगर लगता है तो बोलता है कि हाइट के हिसाब से आप खड़े हो जाइए, सबसे कम हाइट के लोग सबसे आगे रहेंगे और फिर उसको बढ़ते बढ़ते ऊंचाई के क्रम में आप सजाते चले जाए। तो वो एक रूल हो गया कि ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में हमने सजाया है इसको। लेकिन अगर रेलवे काउंटर पर जाइए, सिनेमा हॉल के काउंटर पर जाइए, मेले की भीड़ में देखिए, वहाँ कोई नियम कायदा फॉलो नहीं होता है। कोई कहीं भी पर भी लगे, छोटा बच्चा भी आगे आपके हो सकता है, आपके आगे बहुत बड़ा आपसे लंबाई वाला भी लोग आ सकते हैं। तो वहाँ कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, उसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। वहाँ कोई मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है। बस इसमें जो है सो आपको किसी भी सीक्वेंस का 2-3 चीज ध्यान देना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर एक टर्म को उसके पहले टर्म से घटाते हैं, अगर एक टर्म में से एक पद में से उसके पहले वाला पद घटाते चले तो उससे क्या होता है ना, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी में महत्वपूर्ण होता है, में याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 चीज याद रखना है। पहला, एक में पहला पद क्या है, और पहला पद जिसको जनरली ए से दिखाते हैं, और दूसरा होता है सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला एक जो अभी जिस पर अभी हम लोग काम करने वाले हैं वो है nth टर्म। nth टर्म, या इसको हिंदी में कहते हैं nवां पद। जो nवां पद आप लाते हैं उसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म ऑफ AP है या समांतर श्रेणी है, तो उसके हिसाब किताब से कैसे हम काम करें आप इसको देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने के लिए है, पर आपको ये सब चीज पता होगा तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना अभी नहीं है, मेन प्रॉब्लम पर वर्क करना है। तो जब सपोज कीजिए कि मैं 2 4 6 8 10 12 इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं और इसी में मैं आपको एक सवाल निकाल के देता हूं कि अगर इसी श्रेणी का मुझे 20वां पद निकालना है, 20वां पद ज्ञात करना है, पद का मान ज्ञात करें, ये हमको चाहिए। इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको मैं जो बात बता रहा हूं, देखिए ये है पहला पद, ये है आपको a का वैल्यू। और अब देखिए 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा। ये जो 2 बार बार आ रहा है ये है कॉमन डिफरेंस, जिसको वहां हिंदी में हम लोगों ने सार्वंतर लिखा था। ये है कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं और इसका मान भी यहाँ पर 2 है। तो इस फॉर्मूला को लगा देते हैं। इसीलिए अगर हमें 20वां पद चाहिए तो यहाँ पर a प्लस 20 में से 1 घटाना पड़ेगा और इंटू डी लिखना पड़ेगा। a का वैल्यू 2 है और प्लस 20 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। और कॉमन डिफरेंस भी मेरा कितना है, वो 2 के बराबर, 2 से गुना कर, 19 दूना 38, 2 40, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। बेसिकली जो 3 सवाल हम आपके लिए लाए हैं उस 3 सवाल पर अगर ध्यान दें तो पहला सवाल क्या कहता है कि यदि 4/5 a
और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है ये, चूंकि लर्निंग प्रॉब्लम है इसीलिए मैंने आपको, है ना, इस लेक्चर में बहुत आपको सरदर्द नहीं लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन लेते हैं पहले क्वेश्चन का। तो पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 3 पदों का माने एक ग्रुप बनाया गया है और ये 2 है, और कहता है कि बताइए ए का मान कितना होगा। तो आपको तो मालूम है कि अगर इसको इसमें से घटा के जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो सेम रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसके बीच। चूंकि ये बोल दिया है कि ये समांतर श्रेणी का तीनों पद है, तो जब समांतर श्रेणी का पद है तब तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई टर्म और उसके पहले वाला टर्म, तो कोई भी पद और उसके पहले वाले पद को घटाने पर जो हमको रिजल्ट मिलता है वो उसके बाद वाले पद में से उसको घटाने पर मिलना चाहिए। यानी ए में से 4/5 घटा के जो मिलेगा वही 2 में से 1 घटाने पर भी हमको मिलना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे चूंकि a माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस ए, तो यहां से a इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 2 प्लस 4/5, 5 चौक 20, 20 4, सॉरी 5 दूनी 10, 10 4, 14/5। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 14/5 और 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से 7 टाइम मरेगा, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/5। और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस आपको एक नज़र दिखाने के लिए मैं ये सवाल लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ए 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो साबित करें ये वाला चीज। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का, ये भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए तीनों संख्या क्या है, एक है a, एक है 2b और दूसरा कौन है c। बस वही कॉन्सेप्ट, इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, दोनों को बराबर कीजिए तो क्या होगा 2b माइनस a इक्वल टू होगा c माइनस 2b। अब करना क्या है, इसको यहाँ लाइए तो हो जाएगा और 2b और प्लस 2b इक्वल टू c प्लस a हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, ये हो जाएगा 4b इक्वल टू c प्लस a। अब ध्यान ये देना है कि हमको साबित क्या करना है, a माइनस c का होल स्क्वायर लेना है। तो a माइनस c का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ c प्लस a का मान हमारे पास उपलब्ध है, तो लिखेंगे इसीलिए a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, यही होता है वैल्यू। सर आपको चाहिए ना कहीं पे, एक सेकेंड, a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ac। और अब a प्लस c का वैल्यू यहाँ 4b है तो यहाँ पर 4b को हम रख देते हैं, तो क्या आता है देखिए, तो क्या होगा 4b का होल स्क्वायर अब माइनस 4ac। बस दिमाग लगा दीजिए। तुम इसको समझ रहे हो साक्षी, ये समझ में आ रहा है। अगर मैं a माइनस c के होल स्क्वायर को यहाँ a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, तो a प्लस c के बदले में हमारे पास यहाँ 4b है तो 4b यहाँ डाल दिया और 4b का होल स्क्वायर अब माइनस 4ac को यूं रख दीजिए। प्रूफ हो चुका है। अगर इसमें से 4 कॉमन निकाल लेते तो अंदर में यहाँ पर 4b स्क्वायर और माइनस ac, हमको लगता है कि यही साबित करना था। 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर, ये आया है ना। यहाँ पर और क्या हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये क्यों हुआ, ये 4 को अगर 4b पर स्क्वायर लगा हुआ तो ये 16b स्क्वायर होगा, यानी 4 गुना 4, उसमें से एक 4 हम यहाँ से कॉमन निकाल लिए और ये वाला 4 निकाल लिए कॉमन, तो 4b स्क्वायर यहाँ बचेगा और माइनस ac यहाँ बचेगा जो a माइनस c के होल स्क्वायर। तब है क्या मामला, आप ये बोलोगे कि सब सवाल में तो कुछ था ही नहीं।
हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ जो अलग से एक आपको फार्मूला यूज करना पड़ गया, ये वाला फार्मूला, ये अलग से दिमाग लगा करके देना पड़ेगा, तभी ये सवाल आपका बन पाएगा। अगर नहीं लगा पाए तो ये सवाल आपका सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से बनाते हैं सवाल। एग्जाम है आपका, आपके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी रहती है और इसीलिए उसके मद्देनजर सेलेक्टिव प्रॉब्लम पर काम करना है। तो दूसरा सवाल भी हमने, और तीसरा सवाल क्या कहा था, किसी समांतर श्रेणी के पी वे, क्यू वे और आर वे पद क्रमशः ए, बी और सी हैं तो साबित करें ये इतना के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे इसको, ये बाकी आप नोट कर लीजिए, समझना है समझ लीजिए, देखना है देख लीजिए। आइए इसको बना करके देखते हैं हम लोग। ये सवाल थोड़ा सा आपका समय भी लेगा और थोड़ा दिमाग भी लेगा आपसे। देखिए क्या कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे और आरवे पद क्रमशः ए, बी और सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे का सॉल्यूशन अगर उठाते हैं तो देखिए क्या है। सबसे पहले अगर पीवा पद है तो टी पी इक्वल टू आपके पास क्या है, ए है, टी क्यू इक्वल टू आपके पास बी है और टी आर इक्वल टू आपके पास सी है। फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूला पर इस सवाल को बनना है। कैसे बनेगा, आइए अब शुरू करते हैं। ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहला पद कुछ मान लीजिए अल्फा मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं पहला पद अल्फा है, माना पहला पद बराबर अल्फा और सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको मान लेते हैं आप बराबर डी, और शुरू कीजिए अब कार्यक्रम। इसीलिए ए बराबर, ये पीवा पद है तो अल्फा प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। बी बराबर अल्फा प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दूसरा इक्वेशन, और सी इक्वल टू अल्फा प्लस आर माइनस वन इंटू डी, तीसरा इक्वेशन। हो गया तीनों। अब हमको करना क्या है, प्रूफ करने के लिए हमारे पास है Q माइनस आर, आर माइनस पी और P माइनस क्यू। तो उस हिसाब से निकाल दीजिए वैल्यू, यहाँ से कैसे निकलेगा ये। हमको चाहिए सबसे पहले Q माइनस आर, तो बढ़िया बात है। तो Q माइनस आर का मतलब क्या हुआ बताइए, Q माइनस आर का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, Q माइनस आर बराबर होगा, यहाँ से देखिए Q यहाँ है और R यहाँ है, तो Q माइनस आर का वैल्यू क्या होगा, अगर हम निकालना चाहेंगे तो B माइनस सी से निकलेगा। ऐसे लिखिए B माइनस सी इक्वल टू, बी माइनस सी इक्वल टू, बी माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए इसको लीजिए तो अल्फा प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और घटा दीजिए इसमें से अल्फा माइनस आर माइनस वन इंटू डी, तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस क्यू इंटू डी, हटा दीजिए इसको, कैलकुलेशन करने में कोई मर्सी नहीं करना है, माइनस अल्फा, ये अल्फा है ना, और माइनस आर डी और माइनस माइनस प्लस डी। देखिए ये अल्फा से ये अल्फा मरेगा, इस डी से ये डी मरेगा, यानी बी माइनस सी का वैल्यू आएगा क्यू माइनस आर और इंटू डी के बराबर। यहाँ से क्यू माइनस आर का वैल्यू कितना आ गया बी माइनस सी बटा डी। आया कि नहीं आया, इसको रखे रहिए। इसके बाद क्या करते हैं, फिर दूसरे टर्म पर ध्यान देते हैं और दूसरा टर्म निकालते हैं कि वो कितना आ रहा है। तो दूसरा टर्म मेरा आर माइनस पी है, तो यहाँ से देखते हैं आर माइनस पी लाएंगे तो यहाँ आर है और यहाँ पी है, मतलब सी माइनस ए आएगा। तो सी माइनस ए का वैल्यू निकालते हैं, जो आएगा कितना, तो सी का वैल्यू है अल्फा प्लस आर माइनस वन इंटू डी, अब माइनस पी आएगा तो अल्फा और ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और पी माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा प्लस आर डी माइनस डी,
और माइनस अल्फा माइनस पी डी और प्लस डी, फिर डी से डी मरेगा, अल्फा से अल्फा मरेगा, तो सी माइनस ए का वैल्यू आ जाएगा आर माइनस पी और इंटू डी, यहाँ से आर माइनस पी का वैल्यू आ गया सी माइनस ए बटा डी, ये भी हो गया। अब तीसरा है हमारे पास P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू मतलब इससे दोनों से आएगा, तो A माइनस बी होगा, तो A माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस P माइनस 1 इंटू डी माइनस अल्फा माइनस Q माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस पी डी माइनस डी माइनस अल्फा और माइनस क्यू डी और प्लस डी, फिर डी से डी मरेगा, अल्फा से अल्फा मरेगा, ये वैल्यू होगा P माइनस क्यू इंटू डी के बराबर। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, P माइनस क्यू का वैल्यू आ गया A माइनस बी बटा डी। सारी चीजें अब हमारे पास अवेलेबल है, जब सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिए कितना आराम से, थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो मैथमेटिक्स अपने आप बनता है, धैर्य खो देंगे सब काम खराब हो जाएगा। इसीलिए सीधा लिखिए ना, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी और प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू a इंटू क्यू माइनस आर का वैल्यू क्या है, कहाँ पर है, Q माइनस आर का वैल्यू यहाँ पर B माइनस सी बाई डी है, तो B माइनस सी बटा डी है, प्लस B इंटू आर माइनस पी का वैल्यू कितना है, C माइनस ए बटा डी है, तो C माइनस ए बटा डी है, और प्लस C इंटू पी माइनस क्यू का वैल्यू A माइनस बी बाई डी है, A माइनस बी बटा डी है। कुछ नहीं करना है, आपको D कॉमन 1 बटा डी कॉमन ले लेना है, और देखिए किस तरह से ये अपने आप प्रूफ होगा। तो होगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए या ए बी और प्लस सी ए माइनस बी सी, सब कट के खत्म हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 बाय डी गुना 0 इक्वल टू 0, और ये इस तरह से प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कीजिए, ईमानदार रहिए और धैर्य रखिए कि उसमें कोई गलती नहीं हो तो ऑटोमेटिकली वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही लगातार बने रहिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। थैंक यू।